अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर देखेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा और उससे हमारी मुराद कुछ इस टाइप का की चीज़ थी कि हमारे पास इस टाइप का एक स्प्रिंग है जिसके साथ मास बंधा हुआ है और ये ऑसिलेट करता है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस एक्स लेट्स से एक्स एम प्लस और एक्स एम माइनस और ये ज़ीरो। तो ये मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करता है। और फिर हमने इसके लिए इसके जो बेसिक इक्वेशन है या जो फोर्स इस पे लगती है उसके बारे में हमने ये था कि वो फोर्स जो है वो एक्स डिपेंडेंट है, दैट इज़ एज द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस द फोर्स on the particle on the body attached with the spring increases. So as you go to higher x, the greater is the force that tries to restore its position. So ये क्लासिकली हमने जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे ख्याल में क्लासिकली ये एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम है। तो हमने इसके लिए जो है वो ये इक्वेशन पढ़ी, फिर हमने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लिखते हैं हम बाय कंपेयरिंग इट विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। विद एम ए को के एक्स के साथ कंपेयर करके यहाँ से ए आपके पास इस तरह आ जाता है और हमें पता है कि ए जो है वो डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर है, यानी डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो फिर दिस इज़ इक्वल टू माइनस, ठीक है, के बाय एम एक्स। माइनस का यहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स ये है कि वो जो बॉडी है वो अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है, तो ये जो वट एवर द फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्स। So if the body is moving towards x, the force tries to restore it and it goes towards the mean position. So हमेशा x और force का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी, ऑपोजिट होगी इनफैक्ट। सो इसको उठा के इधर ले आए, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही थी इन केस वन के बाय एम को भी अगेन ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें विच इज़ दी फ्रिक्वेंसी। सो ये हमारे पास इस तरह होके, तो ये हमारे पास यानी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बन रही थी। और फर्दर डाउन हमने इसकी जो फ्रिक्वेंसी है और या वो जो आपके पास टाइम पीरियड है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम हुक्स लॉ, एफ इज़ इक्वल टू माइनस के बाय के एक्स, और यहाँ से f जो है वो हमें पता है कि इट्स अ ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, राइट, ये हमने पढ़ा हुआ है, f इज़ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से डी वी आपके पास आ जाएगा के एक्स डी एक्स, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाता है, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 अगेन सॉरी दिस इज़ नॉट डिफ्रेंशिएशन, इट्स इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से हम लोग जो है वो ड्रॉ करते हैं। सो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इफ़ यू रिमेंबर इज़ अ पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन एज यू गो फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन टू सम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल में भी ऐसा ही है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में भी, ये जो भी आपकी नॉर्मल स्टेट है अगर आप उससे दूर चले जाएँ जो होनी चाहिए, या जहाँ पर और उस दूर स्टेट में जाने के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है, कुछ एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। सो आई नो आप ये सारे उससे फेमिलियर हैं। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो एक जनरल पोटेंशियल एनर्जी का आ जाता है ग्राफ। अब क्वांटम मैकेनिक में ऑसिलेटर कहते हैं डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल ऑसिलेटर इन 3 एस्पेक्ट्स। व्हाट आर these aspects? The allowed energies of quantum harmonic oscillator are not continuous but it has discrete energy spectrum. अब यहाँ पर तो जो भी एनर्जीज हमारे पास आ रही हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की जो एनर्जीज़ हैं ये याद रखें कि ज़्यादा होती हैं, यानी हायर एनर्जीज जो हैं वो होती हैं। सो यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस ऑसिलेटर को कुछ इतनी एनर्जी तो दे सकती हूँ और इतनी एनर्जी नहीं दे सकती। सो आई कैन हैव कॉन्टीन्यूस एनर्जी। अगर इसकी एनर्जी को भी ये मैं पोटेंशियल मैंने ड्रॉ किया है तो मैं उसकी आप देखें कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक कहीं से कट ऑफ हो, तो एक कॉन्टीन्यूस एनर्जी है जो मैं इस बॉडी को दे सकती हूँ। क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं है हमारे पास। जब हम अभी इक्वेशन देखते हैं और उसका सोल्यूशन देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिकली एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड अगेन, बट अच्छा तो सेकंड देख लेते हैं हम इसका कि द लोवेस्ट अलाउड एनर्जीज ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ नॉट जीरो। सो यहाँ पर तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ये होगी कि आपका ऑसिलेटर जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको कोई एनर्जी नहीं दी गई, सो इट्स नॉट ऑसिलेटिंग। क्वांटम मैकेनिकली हमारी जो ऑसिलेटर है उसकी लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी,
उसमें लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट भी जो है वो एक स्टेट होगी और उसकी पर्टिकुलर एनर्जी होगी, ठीक है, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस। इसको हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करती है ख़ास तौर पे थर्मोडायनेमिक्स में, और ये कहती है कि जो हमारा ऑसिलेटर है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो है वो हमारा, इट कैन नॉट हैव ज़ीरो एनर्जी इवन एट ज़ीरो केल्विन, यानी क्लोज टू ज़ीरो केल्विन में भी हमारा जो ऑसिलेटर है इट हैज़ दिस करेक्टरिस्टिक कि वो फ्लक्चुएट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। अगर उसकी ज़ीरो एनर्जी होगी तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा। दैट इज़ अगर उसकी ज़ीरो एनर्जी होगी तो उसका मोमेंटम ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो, मोमेंटम ज़ीरो तो एक्स ज़ीरो, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में जो ये अगर डेल्टा पी ज़ीरो हो जाता है तो पी सर्टन हो गया ना, जब पी सर्टन हो गया तो एक्स भी सर्टन हो गया। सो पी और एक्स के सर्टन होने से यानी हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट होता है। सो लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट में भी, सबसे लोवेस्ट एनर्जी में भी हमारा ऑसिलेटर जो है उसके पास कुछ एनर्जी है और वो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होता, यानी क्वांटम फ्लक्चुएशन जो हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करता रहता है और कभी भी वो हमेशा मतलब आप कह लो साकिन नहीं हो जाता, बिल्कुल जम नहीं जाता। सो यानी आप इवन उस चीज़ को ठंडा करके ज़ीरो केल्विन तक भी चले जाओ, मतलब क्लोज टू ज़ीरो केल्विन चले जाओ, ज़ीरो केल्विन तक हम पहुंच नहीं सकते, ठीक है, हम क्लोज टू ज़ीरो केल्विन भी चले जाएं, बट दैट ऑसिलेटर विल हैव मिनिमम एनर्जी, इट विल हैव फ्लक्चुएशंस, वाइब्रेशंस, बट नॉट ज़ीरो एनर्जी, ठीक है। तो ये हम मिनिमम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। अगेन अगर आप क्लासिकल व्यू पॉइंट से देखें तो वहाँ हमारे पास ज़्यादा एनर्जीज़ होती है ना, क्लासिकली वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सो वो ज़्यादा एनर्जी जो है उसमें जब हम इतने बड़े लेवल पे बात करते हैं तो हमें एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूस नज़र आती हैं, वो उनकी डिस्क्रीटनेस हमें नज़र नहीं आती। There is a certain probability that particle can penetrate the potential well it is in and go beyond the limits. So again हमने finite potential well की बात की थी पहले, और हमने कहा था कि वहाँ से पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो सेम इज़ ट्रू फॉर दिस कि हमारा जो ऑसिलेटर है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से बियॉन्ड जा सकता है। हम इसका वेव फंक्शन देखेंगे कि उससे बियॉन्ड जा सकता है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है या इसकी जो वॉल है, या वॉल से क्या मुराद है हमारी कि हमारा जैसे जो हमारा ये स्प्रिंग है, ये किसी चीज़ के साथ, ये जो मैस है हमारा ऑसिलेट कर रहा है किसी स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, तो ये स्प्रिंग इसके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज कर रहा है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि ये किसी -x से +x तक की जा सकता है, ये इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो ये उसी तरह बिहेव करता है जैसे कि वो हमारा पोटेंशियल जो था उसकी वॉल्स थी कि वो वॉल आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं कि आप इसी जगह पर रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हमने देखा क्वांटम मैकेनिकली इफ़ यू हैव अ फाइनाइट वेल यू कैन पेनिट्रेट आउट फ्रॉम इट ना। तो इसी तरह ये भी आपके पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये भी क्या करेगा, इन यानी रेस्ट्रिक्शन से आगे जा सकता है। अब हम क्विकली श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी एनर्जी लेवल्स को हम कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, बट वी विल जस्ट हैव अ लुक वेरी ब्रीफली ऑन दिस प्रॉब्लम एंड वी आर नॉट गोना एक्सप्लिसिटली सॉल्व इट बिकॉज this is not the complete solution is beyond this course ना, we have so much to cover in modern physics। तो हम इसको ब्रीफली देखेंगे थोड़ा सा, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट के। अच्छा, क्वांटम मैकेनिकली पहले ये देखें कि हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा क्या क्वांटम मैकेनिकली कोई इस तरह स्प्रिंग लगा होगा छोटा सा, उसके साथ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ होगा? नहीं। तो क्वांटम मैकेनिकली हमें पता है कि जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के गेट, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। आपके पास रूम टेम्परेचर पे देख लें, सॉलिड्स के अंदर एटम जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये, आपको पता है मॉलिक्यूल जो हैं ये भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको आप कह लें कि स्प्रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बॉन्ड को, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये अपनी पोजीशन से यानी दोनों मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से करीब आ सकते हैं, इससे फर्दर दूर जा सकते हैं। तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रिक्टली एक आप कह लो कि एक स्ट्रिक्ट लेंथ का नहीं होता, बल्कि इसकी लेंथ चेंज होती है, तो इसको भी हम स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बॉन्ड या किसी एटम की वाइब्रेशन, इनको हम क्लासिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर कर सकते हैं। सो ये आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन है सिंपल। इसके अंदर अब हम v की जगह पुट कर रहे हैं जो हमारा क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आ गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और इसको हमने ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। सो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, अब हम इसको हम क्या करेंगे, इसको कम्प्लीटली हम एक और वेरिएबल के अंदर चेंज करेंगे। तो ये बेयर विद मी, ये हमारे पास कुछ थोड़ी सी याद रखने वाली वो होंगी सब्स्टिट्यूशन, जिनको हमने करना है अंदर। सो सब्स्टिट्यूशन हमारी क्या है, दैट z इज़ इक्वल टू m k/h बार
अच्छा ये एक तो ये कि एम और के एच बार ये यहाँ से करके आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन करना क्या है, एम के एच बार और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये एम के का रूट हो गया, ठीक है। सो एम के का रूट ओवर एच बार। सो ये इससे मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने इसको पुट करना होगा, तो ये कुछ इस टाइप की जो चीज़ है, इसके ऊपर इसको दिस इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर, और फिर हम जेड निकालने के लिए इसका रूट ले लेंगे। सो यानी ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। सो हम ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो लिख रहे हैं। फर्दर डाउन साथ में एक्स होगा, ठीक है। सो ये जो एक्स है साथ में ये होगा। सो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है कि ये इस तरह। फर्दर डाउन हम क्या करेंगे, के जो है हमें पता है कि वो एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ये भी हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर से ही पता है। सो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये पुट कर दिया अंदर हमने, और यहाँ पे एम का स्क्वायर हो गया, ओमेगा का स्क्वायर हो गया, जो कि इस हाफ के साथ कैंसिल हो के एम ओमेगा रह गया ओवर एच बार। तो एक्स वैसे ही आ गया साथ में, यहाँ से एक्स हमारे पास आ गया इसके इक्वल, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाएंगे। सिमिलरली अब ये जो ई वाली चीज़ है, इसको हमने एक और जो है वो उसके तौर पे लिखना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो अल्फ़ा लिखेंगे इसको हम। अल्फ़ा इज़ 2e m ओवर के रूट एच बार, ठीक है। सो ये एक सब्स्टिट्यूशन है जो आपने याद रखनी है। यहाँ से के की वैल्यू अगेन पुट करेंगे इसके अंदर, और आपके पास ये क्या हो जाएगा कि एम एम से कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से ई आपके पास आएगी इसके इक्वल। अब ये जो ई है उसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो एक्स है उसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में 3.10 में। और अब हमें ये रहेगा सॉल्व करना, क्योंकि हमने एक्स जो है उसको एलिमिनेट करना है, तो हम एक्स को एक और वेरिएबल जेड के इक्वल रखा हुआ है ना हमने, तो अब जेड का हमें या इसको भी जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इसका डबल डेरिवेटिव या और सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो डी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सिंस एक्स डिपेंड ऑन जेड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल के मुताबिक कि डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी जेड ऑफ डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है। ये एक मैथमेटिकली ये एक रूल है दैट इफ़ एक्स डिपेंड्स ऑन जेड एंड यू वांट टू टेक डी बाई डी एक्स, तो हम डी बाई डी जेड ऑफ डी बाई डी जेड ओवर डी बाई डी एक्स ले सकते हैं। सो यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स यहाँ से ले लेते हैं हम, डी जेड ओवर डी एक्स जो है वो आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है, इसको उल्टा करके। आपके पास ये आ गया इसकी जगह पर इसका उल्टा, ठीक है, और डी बाई डी जेड। फर्दर आपने इसका स्क्वायर लेंगे, यानी हमें यहाँ पे इसका डी बाई डी एक्स स्क्वायर भी पुट करना है ना, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा एम, इसका 2 टाइम्स, मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये कांस्टेंट है, ये एक्स के लिहाज से जेड के लिहाज से चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो ये 2 टाइम्स होगा तो इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब हमने क्या किया कि हम डी बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बोला था कि ई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे कि यहाँ से एम को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और एच बार स्क्वायर जो है उसको बाहर निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ से एच ऊपर से बाहर निकाल लिया है, तो एच बार स्क्वायर कैंसिल हो गया। थोड़ी सी रीअरेंजिंग के बाद आपके पास ये क्वेश्चन बन गई है, दैट ऑल्सो रिड्यूसेस टू दिस, जब हम इसके अंदर फर्दर ये सारी चीज़ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है, और जो कि आपके पास के की वैल्यू पुट करने पे ये बन जाता है, और यहाँ से ये कैंसिल होके ए माइनस जी स्क्वायर ये इस तरह का बन जाता है। ये जी में सारी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, हम इसको जैसे मैं आपको बताया था एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं कर रहे, हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ हैं कहता है, अगर हम उसको फाइंड आउट करते हैं -∞ टू इन्फिनिटी साई स्क्वायर साई स्टार और साई, इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास ये आता है कि जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू 2n+1, और जो एनर्जीज़ हैं वो ज़ाहिर है अल्फ़ा पे डिपेंड कर रही थी, तो पीछे अल्फ़ा था ना एनर्जी में, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने उसके अंदर पुट की, तो 2n+1 इंटू एच बार ओमेगा ओवर 2, और यहाँ से फर्दर आप इस 2 से सारे को डिवाइड कर दें तो n और 1/2 एच बार ओवर ओमेगा, और n की वैल्यूज़ जो है, अब यहाँ पे n जो है वो क्वांटाइजेशन वो जो आपके पास कांस्टेंट होता है, n जो है यहाँ पे क्वांटाइजेशन कांस्टेंट है, यानी n की वैल्यूज़ पे एनर्जी डिपेंड करेगी, तो आप देखोगे n की वैल्यू 0 से लेकर रन करेगी टू इन्फिनिटी। जब n को आप 0 रखेंगे तो आपके पास ये 0 हो गया, तो आपके पास जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी आएगी, एनर्जी स्टेट होगी, वो ये वाली होगी, जो कि हमने आपको बताया था कि ये 0 पॉइंट एनर्जी है, और ये जो है आपके पास किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वांटम फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करेगी।
और ये इसका वेव फंक्शन है, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन आपके पास ये है। यू कैन चूज़ नॉट टू रिमेंबर इट और स्किप इट टोटली, क्योंकि इसमें कुछ ये बहुत लाइक इन्वॉल्व्ड और लॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। सो इसके सोल्यूशन में ये साई एन्स हैं, यानी जनरल सोल्यूशन लिखा हुआ है। जनरल यानी ओवरऑल आप एन की वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बन जाएंगे, नहीं साइज ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, जब आप एन को ज़ीरो पुट करोगे। ये हर्माइट पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, जैसे अपने लेजेंडर फंक्शन तो नहीं, बहरहाल मैथमेटिकल मेथड में भी आप हर्माइट पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, या नहीं तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ लेंगे। सो ये आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, साइज ज़ीरो आ गया। फिर हम ये इस तरह की सब्स्टिट्यूशन करके साई ज़ीरो को इस तरह लिख सकते हैं, साई वन आ गया एंड सो ऑन। और अगर हम इनकी सो अब इसकी अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये साइज ज़ीरो है आपके पास। ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन, आपको याद है कि ये जो पार्टिकल इन बॉक्स था उसमें भी ऐसा ही था, बट यहाँ पे आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये आपके जो भी पोटेंशियल एक्स माइनस एक्स और ये जो लिमिट्स हैं इनसे बाहर एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह ये साई टू है, साई वन है, साई टू है। अब ये हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देख रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेंटर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ये जो आपके पास सॉलिड लाइन है ये आपको प्रोबेबिलिटी बता रही है सेंटर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह अगर इसको देखें तो इसकी यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर होती है ना, तो ये दोनों ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे सेंटर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन साइड्स पे ये ज़्यादा हो गई। फिर इसी तरह ये प्रोबेबिलिटीज़ इस तरह हैं, जो ये वाला फंक्शन है उसकी। तो और ये जो हमारे पास दूसरी डॉटेड लाइन वाली है ना, ये है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, क्लासिकली क्या होता है कि आपका जब ऑसिलेशन ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होता है ना, तो आप देखें कि जब भी ये यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो यहाँ पे रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आता है मीन पोजीशन से जल्दी से गुजरता है। फिर जब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तो जो क्लासिकली प्रोबेबिलिटी है ना आपके मैस स्प्रिंग सिस्टम के पाए जाने की, उसकी एक्सट्रीम्स पे ज़्यादा है। यानी आपका पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ इधर जब जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, यानी वो रुकता है, फिर अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, फिर वापस आता है। यहाँ से वो तेज़ी से गुजरता है, फिर यहाँ पे जाता है, रुकता है, अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, फिर वापस आता है। तो यानी अगर क्लासिकली देखें तो जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली उल्ट है। अगर आप बिल्कुल साइज ज़ीरो के लिए देखो तो क्लासिकली प्रोबेबिलिटी ये थी, और क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिटी से उल्ट है, यानी सेंटर में इसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बन रही है, जबकि यहाँ पे सेंटर में इसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। इसी तरह अगर आप साई वन के लिए देखो तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी तो यही है, यानी यही है, यही शेप है हर एक में। बट ये कि साई वन के लिए ये थोड़ी हायर एनर्जी होगी, नेक्स्ट जो वेव फंक्शन होगा उसके लिए आपके पास ये कुछ इस टाइप का बन रहा है। तो आपके पास यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा अब ये बेहतर हो गया है कि सेंटर में यहाँ पे तो मैक्सिमम थी, यहाँ पे सेंटर में मिनिमम हो गई है, तो ये थोड़ा सा ये मैच कर रहा है इसके साथ। मज़ीद अगर देखें तो अब फिर तीसरे वाले में सेंटर में ज़्यादा आ गई है, बट देन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी फर्स्ट वाले में थी। तो यानी आप जैसे जैसे इसकी साई जो है बेस्ड ऑन एनर्जीज, आप उसका जो वेव फंक्शन है, नेक्स्ट वेव फंक्शन देखेंगे, हायर एनर्जीज को देखेंगे, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना, क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी, ये मैच करना शुरू हो जाएगी क्लासिकल से। ठीक है, सो यानी इस तरह होना शुरू हो जाएगी, ये इस तरह। सो तो कहने का मकसद ये है कि देर इज़ अ लिमिट ऑन विच क्लासिकल मैकेनिक अप्रोचेज टू क्वांटम, या क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोचेज टू क्लासिकल। दिस लिमिट इज़ दी दैट यू गो फॉर हायर एन्स। ठीक है, एन से मेरी क्या मुराद, ये जो हम यहाँ पे एन कह रहे थे ना, जब एन इज इक्वल टू ज़ीरो था तो आपके पास लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी जो ज़ीरो एनर्जी नहीं थी, मतलब कुछ एनर्जी थी, फिर इवन फॉर एन इज इक्वल टू वन है, फिर एन इज इक्वल टू टू आपके पास ई टू है, यानी हायर एनर्जी स्टेट। तो जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ जाते हैं आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच करना शुरू कर देती है क्लासिकल मैकेनिक्स को। तो क्लासिकल मैकेनिकली आपके पास ये इस टाइप की शेप होनी चाहिए। तो आप देखो कि ये शेप हम अप्रोच कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल साइड टू पे आके हमारे पास ये शेप बनना शुरू हो गई है। ये जो कर्व है ये थोड़ी इस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की शेप में आ रही है। तो यानी हायर एनर्जीज
और हायर एंड्स, एन क्या है, क्वांटम नंबर्स। अब यहाँ पे जितने भी एंड्स हैं, यानी दूसरे सिस्टम के लिए भी देख लें तो एन जो है वो क्वांटम नंबर होगा, वो किसी भी सिस्टम की हायर एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एज यू गो हायर इन एनर्जी यू अप्रोच क्लासिकल मैकेनिक रिजल्ट्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिकल रिजल्ट्स। सो आपके पास ये जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है जो आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसको आपने पढ़ लेना है। और दिस इज़ इट द टॉपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या करेंगे आप इसमें थोड़ा सा क्लासिकली बताएंगे कि ऑसिलेटर क्या था, और फिर आप क्वांटम मैकेनिकली इक्वेशन ड्राइव करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ बताएंगे, जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में आपने बता देना है, और ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ हैं दोनों की आपने ये लिख देनी है। अच्छा, बाय द वे जो चीज़ मैंने आपको बताई कि हायर एनर्जीज़ पर और हायर एंड्स के ऊपर आप क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्रोच कर लेते हैं, इसको हम कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल कहते हैं। कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल दो एक्सट्रीम आप कह लो कि जो मैकेनिक्स हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स, इन दोनों के बीच में कहाँ पर ये आपस में मिलती हैं, ये उसके बारे में बताता है कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो दिस इज़ दिस टॉपिक।